हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, हमारे पीएम के द्वारा जम्मू और कश्मीर यूटी जो है उसके निवासियों के लिए 5 लाख का फाइनेंशियल कवर दिया जाएगा, ताकि वहां पर अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सरकार उसके लिए पे करे और वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके। इसीलिए जो ये स्कीम है उसका नाम भी सेहत है। वहां के लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए 5 लाख का फाइनेंशियल कवर दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने JNK यूटी में जो अभी DDC इलेक्शन हुए हैं उनके लिए भी बोली कि ये जो लोगों ने डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेट किया है उससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर खुलेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूटीज में उसको तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो उसके बाद में पहली बार कोई डेमोक्रेसी के लिए चुनाव हुए हैं और इस DDC इलेक्शन में लोगों ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया कोविड-19 पेंडेमिक होने के बाद भी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश में एक नया एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ है और ये बोला जा रहा है कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉ है कंट्री में। अब इस लॉ में क्या है वो हम देख लेते हैं, कुछ इसके पार्ट हैं। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फोर्सफुली या फिर उसको कुछ लालच दे करके या फिर अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के या फिर शादी के लिए किसी भी कारण से फ्रॉड करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उस पर कम से कम 10 साल की उस व्यक्ति को जेल हो सकती है। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो उसको 60 दिन के लिए 60 दिन पहले जो वहाँ का प्रशासन है उसको बताना पड़ेगा कि मैं धर्म चेंज करना चाहता हूँ। या फिर कोई रिलीजियस लीडर मतलब कोई धर्म गुरु किसी का धर्म चेंज करवाना चाहता है तो उनको भी 60 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट इसमें पार्ट है कि SC ST और या फिर किसी माइनर्स का या कि किसी महिला का अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हो और अगर उसमें आप गलत पाए जाते हो तो 10 साल की सजा और 50,000 तक का जुर्माना। या मास कन्वर्जन मतलब 2 या उससे भी ज्यादा लोगों का एक साथ आप अगर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है गलत तरीके से तो 10 साल की सजा और कम से कम 1 लाख का मिनिमम फाइन होगा। और ये जो मान लो किसी का धर्म परिवर्तन हो गया तो उसकी FIR कौन दर्ज करवा सकता है? उसके पेरेंट्स करवा सकते हैं। उस व्यक्ति या उस औरत के लीगल गार्जियन जो होंगे, कस्टडियन जो होंगे, ब्रदर सिस्टर, कोई भी उस कन्वर्टेड पर्सन के ये कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स रेगुलर बोल रहे हैं कि जो 3 लॉ बनाए हैं उनको सरकार वापस ले और चौथी जो उनकी मेन बात है, चौथी उनकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर काम किया जाए। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? देखो, 2009 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज मतलब CACP ने ये बोला, ये रिकमेंडेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त दो। अब ये जो CACP है वो 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। देखो, किसानों के लिए MS स्वामीनाथन कमेटी भी बनी थी। उसने ये बोला था कि जितना किसानों का खर्चा आता है ना उससे 1.5 गुना ज्यादा क्या मिलना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, MSP मिलना चाहिए। इस आर्टिकल में एक स्वराज इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2016 को मिस्टर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आम आदमी पार्टी से जैसे ही वो उनका स्प्लिट हुआ, उनका वो अलग हटे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो केरला से है। देखो, केरला जो असेंबली है उसने बोला है वहां के गवर्नर को कि आप हमें असेंट दीजिए ताकि हम क्या करवा सके, एक सेशन रख सके एक दिन का, ताकि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके लिए हम भी कुछ काम कर सके। देखो, इस आर्टिकल के थ्रू और इससे पहले भी जो हमारे पार्लियामेंट का सेशन है उसको होल्ड किया गया था कि ये जो विंटर सेशन है वो नहीं होगा। तो सेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात बोली गई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के सेशन कितने समय में होने चाहिए। हमारे
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात बोली गई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि 3 सेशन हमारे यहाँ होते हैं। हमारे विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और बजट सेशन होता है। तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो जल जीवन मिशन को लेकर के है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर जो टारगेट लिए गए ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बोला गया था कि 2024 तक जो हमारे रूरल इंडिया है उसमें सभी लोगों के घर पर टैप मतलब नल से पानी आने लग जाएगा, ये टारगेट रखा गया था। देखो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया, लोगों के घर में टॉयलेट बनाई गई, लेकिन ये देखा गया कि लोगों के घर में पानी की सप्लाई तो है ही नहीं। इसके लिए जल जीवन मिशन लागू किया गया और बोला गया कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में क्या होगा, टैप से पानी आने लग जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, देखो वाइल्ड सनरोज की एक नई स्पीसीज मिली है ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में जो आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके प्रकाशम जिले में ये हमें मिली है वाइल्ड सनरोज की नई स्पीसीज। इसका नाम रखा गया है पोर्टुलाका लालजी। ये जो लालजी हैं वो अंडमान और निकोबार जो बोटनिस्ट है, जो हमारा बोटनिकल एरिया है वहाँ पर एक फेमस बोटनिस्ट थे, क्या नाम है, लालजी वहाँ के फेमस बोटनिस्ट है। उन्हीं के लिए इसका नाम पोर्टुलाका लालजी रखा गया है। इसमें कुछ स्पेशल स्पीसीज, कुछ स्पेशल इसके पॉइंट है, इसके स्पेसिफिक इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब यूनिक इसके कुछ फीचर्स है, जैसे ट्यूबरस रूट है, नो हेयर इन इट्स लीफ एक्जिल्स, ए रेडिश पिंक फ्लावर, प्रोलेट शेप्ड फ्रूट्स एंड कॉपर ब्राउन सीड्स विदाउट लस्टर। ये इसके क्या है, कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो इसको ढूंढा गया है ना, इसमें फूल काफ़ी लंबे समय तक लगते हैं, इसलिए हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी क्या है, स्पीसीज है, जिसका यूज़ हम यहाँ से निकाल करके एक्सिटिव कंजर्वेशन के रूप में अपने मतलब ऑफिस में इसका यूज कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर वैल्यू के लिए इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। देखो पोर्टुलाका लालजी हैज बीन नेम्ड टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लालजी सिंह, एन एमिनेंट बोटनिस्ट ऑफ द बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद इट्स अंडमान एंड निकोबार सेंटर। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार में सेंटर है उससे काफ़ी संबंध रखते हैं लालजी सिंह, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है पोर्टुलाका लालजी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो कैंसर को लेकर के है। नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके कैंसर से लड़ सकते हैं। अभी कैंसर से कैसे लड़ा जाता है, कैंसर का इलाज करने में कीमोथेरेपी होती है, और कीमोथेरेपी में एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है डोसीटैक्सेल। अब ये जो डोसीटैक्सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कैंसर के लिए इलाज के लिए काम नहीं आती, इसके अलावा हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल इसका इफेक्ट होता है। लीवर, ब्लड सेल और हमारे जो लंग्स हैं उनको ये डैमेज कर देती है। अब क्या किया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू नैनोमोसिल्स नई क्या बनाई जा रही है, नई सेल बनाई गई है। मतलब ये जो ड्रग जो पहले पूरी बॉडी में इंजेक्ट की जाती थी, अब उनके नाम से एक सेल बनाई गई है और फिर उनको स्पेसिफिक मतलब टारगेट थेरेपी के थ्रू काम किया जाएगा, और वो जो ड्रग है वो डायरेक्ट इंजेक्ट होगी जो हमारे ट्यूमर्स हमारी बॉडी में बने हुए हैं उन्हीं को क्लीन अप करने के लिए काम करेगी, हमारी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जो ये सेल्स नैनो टेक्नोलॉजी के जो थ्रू बनाई गई हैं इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक आउटर जो सेल होती है, इस सेल का जो आउटर पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है और जो इंटीरियर जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये साइज में 100 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज है, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो सेल बनाई गई हैं वो स्टेबल है। ये इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया के रिलेशन से लेकर के है। देखो इंडिया और इसके जो पड़ोसी देश वो उसके बारे में ये आर्टिकल है कि इंडिया को क्या क्या चैलेंज मिल रहे हैं अपने नेबरहुड से। देखो 2020 में इंडिया को सबसे ज़्यादा जो चैलेंज मिले हैं वो मिले हैं चाइना से। 3 मेजर चैलेंज मिले, एक तो मिला कोविड-19 के थ्रू, दूसरा मिला कि बॉर्डर टेंशन काफ़ी इंक्रीज हुई इंडिया और चाइना के बीच में, जो हमारी LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके थ्रू,
उसके ऊपर जो गालवान घाटी है उसमें ये बोला गया है कि पिछले 45 साल में इतना बड़ा स्ट्रगल इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी नहीं देखा गया, और हमारे देश के जो 20 सोल्जर्स है वो इसमें शहीद हो गए थे। एक साउथ एशिया में जो चाइना अपना प्रभाव इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से भी इंडिया को क्या हो रही है, काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया कैसे इससे काउंटर करेगा, किस तरीके से इंडिया इसमें काउंटर करेगा और अपने जो नेबरहुड जो और देश हैं उनमें कैसे अपने प्रभाव को इंक्रीज करेगा। सबसे पहले तो देखो, इंडिया ने जो सागर मिशन 2015 में लॉन्च किया था, उसके तहत कोविड-19 से एक तो इंडिया खुद लड़ा, दूसरा अपने जो आसपास के जो देश हैं वहां पर दवाइयाँ, मास्क, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सैनिटाइजर, ये सब कुछ वहां पर प्रोवाइड करवाया सागर मिशन के तहत। दूसरा, इंडिया ने वंदे भारत मिशन एक लॉन्च किया, उसमें जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे और कोविड-19 की वजह से काफी परेशान थे, तो कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया ने अपने देश के लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। देखो, चाइना ने भी अपने पड़ोसी देशों में, जो इंडिया के भी पड़ोसी और चाइना के पड़ोसी, उसमें पीपीई किट, मतलब सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर कंट्रीज में पीपीई किट को बांटा, लेकिन इंडिया और भूटान उन देशों में इस पीपीई किट को नहीं बांटा। दूसरा क्या है, बॉर्डर टेंशन को और साउथ एशिया में जो इंडिया का साउथ एशिया में जो चाइना का जो प्रभाव इंक्रीज होता जा रहा है, उसको इंडिया इस तरीके से काउंटर कर सकता है। एक तो इंडिया क्वेड ग्रुप में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। देखो, जो क्वेड ग्रुप है वो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों के द्वारा एक सम्मिलित ग्रुप है। इसका जो मेन टारगेट था वो ये था कि इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है वहाँ पर फ्री, फेयर और पीसफुल ट्रेड हो सके, ताकि सभी लोग उस एरिया का यूज कर सके। ये इसका मेन टारगेट था। 2007 में जापान के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, फिर काफ़ी लंबे समय तक ये ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट चला गया और 2017 में दोबारा इसको स्टार्ट किया गया, और अब धीरे धीरे इसमें जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इन चारों देशों के बीच में भी होने लगी है। तो इस तरीके से इंडिया चाइना के प्रभाव को काउंटर कर रहा है। इंडिया अपने पड़ोसी देशों में बहुत सारे जो लिंक प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ में 17 दिसंबर को वर्चुअल प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया। इसी तरीके से इंडिया का देखो, जो नेपाल है उसके साथ में इंडिया की काफ़ी बाउंड्री मिलती है और वहाँ भी काफ़ी लंबा क्लैश देखने को मिला है। इन नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्की से डेमोक्रेसी वहाँ पर आई, और वहाँ की जो नई सरकार है वो इन्फ्लुएंस दिखती है चाइना के लिए। देखो, नेपाल और बांग्लादेश दो देश ऐसे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जब उनको फायदा लेना होता है इंडिया से तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चाइना की तरफ, और जब उनको फायदा लेना होता है चाइना से, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंडिया की तरफ, ताकि जो एंटी कंट्री है वो खुद ब खुद उनकी हेल्प करेगी। अब क्या है कि जो नेपाल है वो नई सरकार इन्फ्लुएंस है चाइना की तरफ, और इसी वजह से उत्तराखंड वाला कुछ रीजन है जिसके क्लैश देखने को मिला इंडिया और नेपाल के बीच में भी। तो ये देखो, इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है वो सबसे पहले इंडिया ने अभी भी 17 दिसंबर को जब बांग्लादेश के साथ में वर्चुअल मीटिंग की उसमें भी बोला कि जो हमारे नेबरहुड है, पड़ोसी जो है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं इंडिया के लिए। तो इस तरीके से इंडिया ने अपने नेबर्स के द्वारा जो परेशानी क्रिएट की जा रही है उनको काउंटर करने की कोशिश की है। यह आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।